तो आज का जो क्लास है उसको हम लोग वेक्टर पार्ट 2 करें। और आज हम लोग वेक्टर के जो हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े, हम लोगों ने स्केलर से डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखी, डायरेक्शन वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर बाद में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को देखा और फिर ये देखा कि यूनिट वेक्टर हमें डराने के लिए नहीं है, यूनिट वेक्टर हमारी मदद करने के लिए है। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे वेक्टर के ऑपरेशंस के बारे में। वेक्टर के जो ऑपरेशन है इसका मतलब है कि वेक्टर से संबंधित कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, उनको वेक्टर के ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस हो सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और यही आज का टॉपिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ ये वेक्टर में काम आएगा बल्कि आगे जितने दिन तक आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे पूरे 11th क्लास के सिलेबस में, सिर्फ हीट लाइट वगैरह को छोड़ करके बाकी हर जगह पर आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखें कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक कर देना। तो रिजोल्यूशन मतलब आप वेक्टर को तोड़ रहे हैं, वेक्टर को आप ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करेंगे तो भी ब्रेक करके क्या बनाएंगे, तो याद रखिए रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को ब्रेक करना, ब्रेक इनटू कंपोनेंट, उनके टुकड़े में तोड़ना। तो वेक्टर का मतलब है, रिजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को टुकड़ों में तोड़ दें। कैसे टुकड़े में तोड़ दें, याद रखिए कि वो जो टुकड़े हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे कंपोनेंट्स होने चाहिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर वो कंपोनेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। जैसे हमने ये वेक्टर लिया 6 न्यूटन का, इसके हमने दो टुकड़े तोड़ डाले, इसको दो टुकड़े में ऐसे लिखा C 3 न्यूटन प्लस D 3 न्यूटन। ये भी तो हमने वेक्टर को तोड़ा, तो क्या ये कंपोनेंट हो गए? नहीं, क्योंकि इनका डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये जो है कंपोनेंट नहीं हुए। कंपोनेंट का मतलब है वेक्टर के वो टुकड़े जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। और हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहां से आते हैं, आपको याद होगा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वेक्टर को इन्हीं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ देना ही उनका रिजोल्यूशन है। तो कोई अगर पूछ दे, हालांकि मैं नहीं समझता कि इसको आपको कहीं लिखना पड़ेगा, रिजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देना। चलिए देखें कि हम लोग कैसे तोड़ते हैं इसको। याद रखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है और इसीलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देना ही रिजोल्यूशन है। कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, इसको याद रखेंगे आप। इस रेक्टेंगल के अंदर में ये है x, ये लेंथ, और ये है y। इसको आप मान सकते हैं l। फिलहाल आप x y ना माने, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम l मान लेते हैं, 190 डिग्री। यहाँ पे थीटा है, ठीक से देखें, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिस रेक्टेंगल का डायगोनल हमें पता है और एक एंगल पता है। सिर्फ इसी एंगल की जरूरत ही है हमें, क्योंकि ये एंगल वही होगी जो ये एंगल होगी, और ये दोनों तो 90 है, इसलिए अन्य किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये हो गया l और ये थीटा हमें पता है, तो क्या हम ये दोनों निकाल सकते हैं? ये बहुत आसान है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ये x है और ये y, तो अब जरा cos थीटा लिख के दिखाइए। तो cos थीटा हुआ x by l हुआ, तो x बराबर हुआ m cos थीटा।
उस तरह से साइन थीटा बराबर होगा y/l। तो y बराबर होगा l sin थीटा। आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है कि आप जिस वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं उसको मेक द वेक्टर, जो वेक्टर जो तोड़ना है उस वेक्टर को डायगोनल बना दें। उस वेक्टर को आप डायगोनल बना दें और उस डायगोनल के जो साइड्स हैं वही कंपोनेंट होंगे। कैसी बात है, यानी डायगोनल का कंपोनेंट होता है ये साइड और वो साइड। तो चलिए हम लोग जरा इसको करके देखें। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि भाई हमारे पास ये एक एक्सिस है, एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है 6 न्यूटन, इसका नाम है P। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, एंगल देनी पड़ेगी। कहता है कि इसके आप कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ना है। कंपोनेंट तोड़ना तो पहले रेक्टेंगल तो बनाइए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो इसका रेक्टेंगल कैसा बनेगा ठीक से देख लीजिए। ये रहा रेक्टेंगल, दो साइड से इसको मैच करके बना दिया। आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, बाद में इमेजिनेशन में करने की जरूरत है। तो ये जो डायगोनल है यही आपका वेक्टर है। अब ये वाला जो पार्ट है ये पहला कंपोनेंट है और ये वाला जो पार्ट है वो दूसरा कंपोनेंट है। गौर कीजिएगा कि वेक्टर और उसके कंपोनेंट एक ही जगह से निकलते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर के बच्चे हैं, ये वेक्टर के दोनों बच्चे हैं। आप और आपके बच्चे एक ही जगह के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे बच्चे कहीं और के होंगे, नहीं, सबका ओरिजिन वही होता है। उस तरह से वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स का ओरिजिन सेम होता है। डायग्राम बनाते समय बेसिक बात आपको याद रखनी है। चलिए तो कंपोनेंट निकालते हैं। तो ठीक से देखिएगा, ये एल है और ये थीटा है। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट बनता है, यानी एल कॉस थीटा। उसी तरह से इधर थीटा है तो आप लिखेंगे ये पार्ट 6 कॉस थीटा। इसका लेंथ है 6 cos थीटा और उसका लेंथ है 6 sin थीटा। ये जो भी हो ये लेंथ, इसको आप x बोल सकते हैं और इसको आप y बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने वेक्टर p को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक हो गया cos कंपोनेंट, एक हो गया sin कंपोनेंट। जिधर थीटा रहता है उधर cos कंपोनेंट होता है, जिधर थीटा नहीं होता है उधर sin कंपोनेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं P बराबर लिख सकते हैं ये वाला प्लस ये वाला, लिख सकते हैं क्योंकि P एक वेक्टर है। तो P को लिखने का तरीका है, पहला तरीका ध्यान दीजिए, P को लिखने का पहला तरीका है कि 6 न्यूटन थीटा डिग्री, किस तरफ, थीटा डिग्री फ्रॉम x टुवर्ड्स y। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तरीका ऐसे को समझ में नहीं आ रहा, इसी को आप लिख सकते हैं P बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये 6 cos थीटा i डायरेक्शन में प्लस 6 sin थीटा j डायरेक्शन में। ये जो किया है आपने, ओ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फिर से लिख लेते हैं। हम लोग P को लिख सकते हैं, यहाँ पे P को लिख सकते हैं 6 cos थीटा i डायरेक्शन में प्लस 6 sin थीटा j डायरेक्शन में। तो ये रहा वेक्टर और ये रहे उसके कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। हमने P को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, याद रखिए, जब भी कंपोनेंट तोड़ना हो तो उस वेक्टर को आप किसी फिक्स रेक्टेंगल का डायगोनल बना दीजिए और जब डायगोनल रेडी हो जाएगा तो उस रेक्टेंगल के जो साइड्स होंगे वो ये आपके कंपोनेंट्स होंगे। फिर से एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन है
ये x माइनस एक्स वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिए ये वाला जो वेक्टर है ये 70 न्यूटन का है, यहाँ पर 30 डिग्री है, बराबर है m, वेक्टर m। क्वेश्चन है कि आप m के कंपोनेंट बताएं, m के कंपोनेंट्स बताएं। बहुत आसान है, m को तोड़िए, पहले सबसे पहले आप अपने रेक्टेंगल बनाइए। ये रहा रेक्टेंगल, हमारा रेक्टेंगल बन गया। उस रेक्टेंगल के बाद ध्यान दीजिए कि एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, क्योंकि साइड वही है, तो दोनों कंपोनेंट जो होंगे यहीं से निकलेंगे, इसलिए पहला कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट ये रहा। बहुत आसान। अब ध्यान दीजिए ये है 70 और ये है 30, तो जिधर थीटा होता है उधर होता है cos कंपोनेंट, इसलिए इसका लेंथ हुआ 70 cos 30 और इसका लेंथ हुआ 70 sin 30। आप लिख सकते हैं वेक्टर m बराबर 70 sin 30, किस डायरेक्शन में है ये माइनस आई कैप रहेगा इस तरफ, क्योंकि इधर आई है तो इधर माइनस आएगा, और प्लस 70 cos 30 वो जे कैप में, आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप आपकी ओर माइनस के कैप। इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, और ज्यादा सुविधा होगी अगर आप उन कंपोनेंट्स को आईजेके में लिख भी सकते हैं। बहुत सिंपल हो गया। तो ये हम लोग इस तरह से कंपोनेंट में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए, याद रखिएगा दोनों कंपोनेंट या तीनों कंपोनेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और जिधर थीटा दिया रहेगा उधर कॉस कंपोनेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्लोप है, बहुत भारी बात मैं नहीं कहा, यहाँ पर एक स्लोप है। इस स्लोप में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, इस ऑब्जेक्ट पे इसका वेट लग रहा है W, वेट नीचे की ओर लगता है, आपको पता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस W के कंपोनेंट बताइए, वेट का कंपोनेंट बताइए टुवर्ड्स इंक्लाइन, जो इंक्लाइन है उसकी ओर बताइए। ओ, तो हमने W का कंपोनेंट बनाना है, लेकिन कंपोनेंट हमको इधर की ओर जरूर बताना है, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये एक्सिस बना लेते हैं। ठीक से देखिए, जो कंपोनेंट होंगे वो एक्सिस की ओर ही होंगे ना, तो ठीक से देखिए एक्सिस थोड़ी टेढ़ी करके हम लोग बना दें। अब ये जो W है इसका जरा सा एक अंदाज से जरा सा रेक्टेंगल बना के देखिए, तो एक्सिस के साथ ये रेक्टेंगल जैसी चीज बनी, बन गया। एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, बिल्कुल वैसा ही क्या। अब ठीक से ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। ठीक है, देखिए अगर ये थीटा होगा, यहाँ पे 90 एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये फिर थीटा होगा, इसलिए W का थीटा वाला कंपोनेंट होगा W cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होगा W sin थीटा। हम कह सकते हैं कि W का कंपोनेंट टुवर्ड्स इंक्लाइन क्या है, तो W sin थीटा। आसान। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं W का कंपोनेंट टुवर्ड्स इंक्लाइन इज W sin थीटा। इसको क्लियर हो रहा है देख करके। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप कंपोनेंट निकालना चाहेंगे, सबसे पहले एक्सिस डिफाइन कर दीजिए कि कौन से डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए, और इसके बाद एक्सिस डिफाइन करने के बाद एक रेक्टेंगल बनाइए। उस रेक्टेंगल को बनाने के बाद उसी के दो साइड्स आपके कंपोनेंट होंगे। आपका जो वेक्टर है और जो कंपोनेंट है वो तीनों एक ही जगह से निकलते हुए होने चाहिए। इसके बाद उन दोनों वेक्टर का लेंथ आपको बता देना है। थीटा जिधर होगा उधर कॉस कंपोनेंट होगा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन कंपोनेंट होगा। सीधी सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे देखें हम कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई। अब की बार लेते हैं ये वाला वेक्टर P बराबर 20 न्यूटन, और यहाँ है 30 डिग्री। क्वेश्चन है कि आप इसके कंपोनेंट बताइए। बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान दीजिए
ये p है, इसके कंपोनेंट बनाने हैं, मतलब ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल बनाने के बाद ये हमारा डायगोनल बन गया। तो ये वाला जो है फर्स्ट कंपोनेंट होगा और ये वाला जो होगा सेकंड कंपोनेंट होगा। तो कितने कितने होंगे, ये रहा p, ये रहा एंगल, तो इधर साइड में होगा cos कंपोनेंट और इधर साइड में होगा sin कंपोनेंट। ये वाला cos कंपोनेंट होगा, ये वाला sin कंपोनेंट होगा। इस वेक्टर को तोड़ दिया और ये दोनों बना दिया गया। अब ये वाला जो काम करता है अकेला, ये दोनों मिलके वही काम करते हैं। इसको लिख सकते हैं आप p बराबर 20 sin 30 माइनस i डायरेक्शन में, एंड फिर लिख सकते हैं 20 cos 30 माइनस j डायरेक्शन में। आप इसको लिख सकते हैं p का वैल्यू होगा 10 माइनस i डायरेक्शन में माइनस 10√3 j डायरेक्शन में। ये देखिए, ये हमने p के दो टुकड़े तोड़ दिए। इस तरह से वेक्टर के कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, इसी प्रैक्टिस के बाद। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा सा, एक बात बताइए कि p का x कंपोनेंट कितना है। p का x कंपोनेंट है 20 sin 30 यानी कि 10i x कंपोनेंट माइनस i डायरेक्शन कोई बात नहीं। और y कंपोनेंट क्या है, तो y कंपोनेंट है 10√3 को माइनस में x और y को जरा सा जोड़िए, जरा सा दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके देखिए। तो इसका स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर यानी कि 100 और इसका स्क्वायर होगा 100 और 3 यानी 300 और इसको रूट कर दीजिए, आपका आंसर होगा 400 का रूट यानी 20। वापस, इसका मतलब है कि जब भी आप किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो उन कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, याद रखिए कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, पहले कंपोनेंट को स्क्वायर कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर रूट कर दीजिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट करेंगे तो पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए याद रखिए कि हम लोग कभी भी कंपोनेंट्स को सीधा नहीं जोड़ते हैं। नेवर ऐड कंपोनेंट्स डायरेक्टली। कंपोनेंट्स कभी डायरेक्टली ऐड ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन ही अलग है, उनको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जोड़ना है। इस बात को सावधानी रखिएगा भाई। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर है, ये 5 न्यूटन है और ये एक वेक्टर है, ये 6 न्यूटन है, तो इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को डायरेक्ट कभी भी 11 न्यूटन नहीं करिएगा। जब ये दोनों इस तरह से होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका स्क्वायर करके और फिर इसका स्क्वायर करके और तब रूट करेंगे तो ये जो बनेगा ये वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा, यानी कि 36 और 25 का रूट यानी कि 11 और 3 2 5 1 रूट अंडर 61 इस वेक्टर का जो इनका मालिक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 61 है। इसलिए याद रखिएगा कि एक वेक्टर के कंपोनेंट साइन कॉस करके तोड़े जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट मिलते हैं तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम का रूट करेंगे तो उनका जो वेक्टर था ओरिजिनल उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं। हमने जो पहले सीखा था कॉस साइन करके उसको कहते हैं रिजोल्यूशन और फिर इसको जो जोड़ते हैं उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। आइए देखें यहाँ पे कि अगर कोई वेक्टर है a बराबर 3i प्लस 2j, इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है भाई इसे डरने की जरूरत नहीं है। ये वेक्टर a है, क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट तोड़े गए थे, एक i में था तो जो 3 था और j में यानी कि j के साइड में जो था वो 2 था।
तो a कितना होगा? अब ठीक से देख लीजिए, वेक्टर a का तो आपको मैग्नीट्यूड पता नहीं है, लेकिन वेक्टर a के दोनों कंपोनेंट आपको पता है। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए इसको कैसे जोड़ेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो आपको a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यानी कितना? √13 a का मैग्नीट्यूड है। आसान है। तो सबसे पहली बात है कि इस वेक्टर से ये लाना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन, और इससे ये लाना, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। हम लोग दोनों को जरा एक बार फिर से सीखें। चलिए एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको वापस आना सिखाएंगे। एग्जांपल है कि यहाँ पे एक वेक्टर है, ये है 60 न्यूटन, इधर साइड में 30 न्यूटन है, 30 डिग्री है। तो जरा इस वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ के दिखाइए एक्स वाई में। तोड़ दीजिए। फिर से क्या बार बार वही सिखा रहा हूं ताकि आपको हैबिट हो जाए। ये P है 60 न्यूटन, ये ऐसे एक्सिस है, तो मैं कह रहा हूँ P के कंपोनेंट आप एक्स वाई में बताइए। तो ठीक है, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल पहले पूरा कर लीजिए। रेक्टेंगल पूरा करने के बाद एक साइड ये बना और एक साइड ये बना। इसके बाद देखते हैं कि ये वाला कॉर्नर से ये निकला हुआ है, इसलिए इसी कॉर्नर से कंपोनेंट भी निकलेगा, इसी कॉर्नर से कंपोनेंट भी निकलेगा। तो पहला कंपोनेंट होगा 60 cos 30 और दूसरा कंपोनेंट होगा 60 sin 30। इसलिए वेक्टर P को लिख सकते हैं 60 cos 30 in the x direction, उसको I cap बोलते हैं। In the x direction is called I cap. In the minus y direction is called minus j cap। तो हम इसको लिख देंगे minus 60 sin 30 j cap। ये माइनस यहाँ उठा के लाए, आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए P को आप लिख सकते हैं 60 cos 30, तो हो गया 60 cos 30 हो जाएगा √3/2 होता है, तो 30 √3 I minus 30 j। ठीक से देखिए, हमने P को तोड़ दिया है। एक वेक्टर को तोड़ के ij में तोड़ दिया है। अब वेक्टर को ij में तोड़ सकते हैं, ij k में तोड़ सकते हैं, नियम वही है। k वाले में डायरेक्शन में नहीं बना सकूंगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो p को हमने तोड़ दिया। ये तोड़ने के तरीके को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है कि जब आपको ये मिलेगा तो ये कैसे आएगा, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं उसको? रिकॉम्बिनेशन। आइए हम लोग उसको देखें वापस कैसे करें। P को तोड़ के ij के टुकड़े बना देना रिजोल्यूशन है। ij के टुकड़ों को लेकर P बना देना, उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये x, ये y एक्सिस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 न्यूटन कुछ है और ये है हमारा 12 न्यूटन। ये क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये कंपोनेंट्स हैं तो इनको कैसे जोड़ेंगे? आप इनको जोड़ेंगे कैसे? तो उनको जोड़ेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए। ठीक से देख लीजिए, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी रेक्टेंगल का साइड्स कंपोनेंट होते हैं और डायगोनल वेक्टर होता है। तो ये रहा मेरा डायगोनल, तीनों एक जगह से शुरू किए गए, यही वेक्टर ए है। तो ए वेक्टर होगा 12 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर का रूट, यानी 144 जोड़ 25 का रूट, यानी 13। तो ए का मैग्नीट्यूड हुआ 13। लेकिन ए का डायरेक्शन क्या हुआ? बिना डायरेक्शन के तो नहीं क्लियर हुआ। हमने कहा था कि ये वाला जो वेक्टर है ये पूरी तरह से मालूम है कि 5 न्यूटन आई डायरेक्शन में है, ये वाला पूरी तरह से मालूम है कि 12 न्यूटन जे डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमें पता चला कि एक वेक्टर है, ये √13 है, 13 है, ओके 13 है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में? बिना डायरेक्शन बोले कैसे होगा? तो डायरेक्शन निकालते हैं हम किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक θ1 एंगल लिया, आइए उसको निकाल कर दिखाते हैं। तो θ1 होगा, थीटा तो नहीं निकाल सकते हम, cos θ1 निकाल देते हैं। cos θ1 का फॉर्मूला होगा 5 न्यूटन बाई 13।
क्या है भाई cos थीटा 1? cos थीटा 1 यानी कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला कंपोनेंट थीटा का, याद रखिएगा कि एंगल विथ x एक्सिस, x एक्सिस के साथ एंगल निकलेगी cos थीटा 1 बराबर x कंपोनेंट बाय टोटल मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा 1 होगा, x कंपोनेंट 5 है और टोटल 13 है, तो थीटा 1 कितना बनेगा? cos इनवर्स x कंपोनेंट बाय टोटल। उसी तरह से थीटा 2 बनेगा, यानी कि j एक्सिस से y एक्सिस से कितना एंगल होगा, वो होगा cos इनवर्स y कंपोनेंट बाय टोटल। ये एंगल कहां से बनी? फ्रॉम y एक्सिस। उसी प्रकार थीटा 3 कितना होगा, वो z एक्सिस से बनेगा, cos इनवर्स z कंपोनेंट बाय टोटल। ये एंगल कहां से बनेगा? फ्रॉम z एक्सिस। इसका मतलब है कि जब आप जोड़ेंगे चीजों को तो जोड़ने के बाद 3 एंगल होंगे। किसी भी वेक्टर के 3 एंगल बनते हैं, x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से। आइए अब जोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि एग्जांपल देने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं आप ना समझे हो, तो एग्जांपल देकर के जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक वेक्टर है p, जो कि मैं बता रहा हूं कि 2i + 3j + 6k है। आखिर दिया क्या है? आपको p दिया है कि कंपोनेंट मिले हैं, तो हमें p तो नहीं मालूम, लेकिन p के कंपोनेंट्स मिले। तो क्वेश्चन है कि p क्या है, कितना है ये वेक्टर कितना है जिसके लिए कंपोनेंट है। तो वेक्टर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो p का मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा और डायरेक्शन भी निकाल के दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग p का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। p का मैग्नीट्यूड होगा, आपको मालूम ही है, 4 9 36 रूट 49 रूट बराबर 7 मीटर मान लीजिए, कुछ वेक्टर है तो आसान है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 4 40 और 9 49 का रूट यानी कि 7 मीटर। ये p होगा, p का मैग्नीट्यूड होगा 7 मीटर। डायरेक्शन किधर होगा? 3 डायरेक्शन होंगे। पहला होगा थीटा 1 जो होगा cos इनवर्स 2/7। ठीक है, देखिए cos इनवर्स x कंपोनेंट बटे टोटल। ये एंगल कहां से निकली है? x एक्सिस। थीटा 2 बराबर होगा cos इनवर्स 3/7। कहां से ये है भाई? y एक्सिस से। और थीटा 3 बराबर होगा cos इनवर्स 6/7। ये कहां से होगा? फ्रॉम z एक्सिस से। अब आपको कितनी एंगल चाहिए भाई? हमने आपको बता दिया कि कितना लंबा वेक्टर है और x एक्सिस से इतना एंगल, y एक्सिस से इतना एंगल, z एक्सिस से इतना एंगल, तो सब कुछ तो बता ही दिया। तो p के बारे में सारी जानकारी हमको मिल गई है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड बता देते हैं, इसी के साथ आप ये भी बता देते हैं कि x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से कितना कितना एंगल बनता है, तो फिर अब बचा क्या? आपको सब कुछ मिल गया। खाली यहाँ पर एक चीज मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज से पूरी तरह से परिचित नहीं होंगे, तो जरा सा हम लोग 2 मिनट टाइम लेंगे इस वाली चीज को समझने के लिए। आप 10वीं क्लास के जो कोर्स है उसमें आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी। ट्रिगोनोमेट्री में कहते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसको अगर इधर लेके चले जाएं तो cos इनवर्स हो जाएगा। उसको लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। आसान, ये याद रखिएगा। cos इनवर्स इसका मतलब है कि ये एंगल है, ठीक है। तो cos 30 यहाँ पे लिखा हुआ है कि cos इनवर्स 2/7, इसका मतलब है कि जब cos को आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा 1 बराबर 2/7। आप थीटा अपना निकाल देंगे, तो इसका ये मतलब है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी वेक्टर को वापस कंपोनेंट से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, किस तरह से हम कंपोनेंट्स को वापस कॉम्बिनेशन
कर सकते हैं। ये जो तीन डायरेक्शन मिले हैं आपको, ये वाले तीनों डायरेक्शन, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये कोसाइन है, कॉस है, और ये तीनों डायरेक्शन दिखाते हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब याद रखिएगा एक चीज, इन तीनों डायरेक्शन कोसाइनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। जैसे ये जो तीनों एंगल्स बनी है, इन तीनों का जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे cos थीटा 1 आपको दिख गया, cos थीटा 2 भी आपको दिख गया, और cos थीटा 3 भी आपको दिख गया। कितना? 6/7। ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो cos स्क्वायर थीटा 1 कितना होगा? 4/49। cos स्क्वायर थीटा 2 कितना होगा? 9/49। और cos स्क्वायर थीटा 3 कितना होगा? तो 36/49। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 बराबर होगा 4/49 जोड़ 9/49 जोड़ 36/49 बराबर होगा 49/49, यानी कि 1। यानी कि तीनों डायरेक्शन कोसाइनों का स्क्वायर, तीनों कोसाइनों का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। किसी भी वेक्टर में ये नियम नहीं टूटता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, किस तरह से वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। आप एक्सिस ले लीजिए, एक वो वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, फिर जिधर थीटा होगा उधर कॉस कंपोनेंट होगा, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट होगा, इसके बाद उसको आई जे के करके आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से वेक्टर को आप टुकड़े में तोड़ सकते हैं। जब टुकड़े ही आपको मिल गए तो उनको कैसे जोड़ सकते हैं? जब टुकड़े आपको मिल गए तो याद रखिएगा कंपोनेंट को हमेशा स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, रूट कर दीजिए, आपको वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो पहला डायरेक्शन होगा cos इनवर्स x कंपोनेंट बाय टोटल, दूसरा होगा cos इनवर्स y कंपोनेंट बाय टोटल, तीसरा होगा cos इनवर्स z कंपोनेंट बाय टोटल। ये तीन एंगल बने हैं, तीन एक्सिस से मिलकर बने, इसीलिए इन तीनों का नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। एक वेक्टर के तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इन तीनों डायरेक्शन कोसाइनों को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उनको जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इस तरह से मेरे ख्याल से एक जो एक बेसिक चीज जो होनी चाहिए थी, कंपोनेंट्स किस तरह से तोड़ते हैं और कंपोनेंट को तोड़ने के बाद किस तरह से वापस जोड़ करके उस वेक्टर को लाते हैं, उससे संबंधित हम लोगों ने एक शॉर्टकट में ये। आप याद रखिए कि वेक्टर खुद में एक चैप्टर नहीं है। आपके सिलेबस में वेक्टर का महत्व सिर्फ जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए। इसलिए एक बार जब वेक्टर चालू हो गया तो ये कभी बंद नहीं होगा, हर चैप्टर में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको समझने में अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो बाद में जब हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो उस समय कंफर्म आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए चिंता की बात नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, अगर आपको लगता है कि फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमें मैसेज कीजिए, किताब देखिए, समझ में आएगा। इसीलिए मेरी इच्छा है पढ़ते रहें। थैंक यू।